नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की ये नई सीरीज़ आज से शुरू हुई है। ये पहली क्लास है। इनमें हम उन प्रश्नों को करेंगे जिस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी और ये क्लास आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बराबर ही फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। पहला क्वेश्चन है सीखना। ऑप्शन ए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। संवेग कौन कौन से होते हैं? क्रोध, भय, घृणा, प्रेम, ये सब संवेग होते हैं, कुल 14 तरह के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। तो जो सीख रहा हो उसके संवेगों से प्रभावित नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, मतलब जो संवेग होते हैं उनसे थोड़ा बहुत संबंध रखता है, ये भी बात सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है। जो सीख रहा है उसके संवेगों से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, ऐसा भी नहीं होता। चौथा ऑप्शन है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सीखना जो है वो जो सीख रहा होता है, लर्नर होता है, उसके संवेगों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। पहला ऑप्शन है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि मतलब उसके लिए कोई विशेष प्रावधान करना पड़ेगा। हालांकि उसे नियमित विद्यालय में ही पढ़ाएंगे। समावेशी शिक्षा आपकी यही बात करती है कि आपके जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको सामान्य बालकों के साथ ही नियमित विद्यालय में शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। अब जैसे कि बच्चा जो है वो आंशिक रूप से देख पा रहा है, यानी कि वो उसकी जो दृष्टि है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो ऐसी कक्षा में, मतलब वो जिस कक्षा में हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बोलचाल की भाषा को ज़्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकता है ज़्यादा, तो वहाँ पे बोल बोल के पढ़ाने को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमें किसी को भी निराश नहीं करना है। हर एक बालक विशिष्ट होता है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। अलग से विशिष्ट बालकों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही सभी बालकों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। विशेष प्रावधान मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि वहाँ पे बोलचाल की भाषा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं लिखने की बजाय, ब्लैक बोर्ड पे लिखने की बजाय। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी करते चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ए ऑप्शन है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मतलब उसके मूड का जल्दी जल्दी बदल जाना, तो ये इससे कुछ मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, अपमानजनक व्यवहार। अपमानजनक मतलब ऐसा महसूस कर रहा हो कि उसे किसी ने अपमानित किया है या इस तरीके का व्यवहार करे, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना। अधिगम निर्योग्यता मतलब जैसे वो सीख नहीं पा रहा है तो उसे ही बोलेंगे अधिगम निर्योग्यता। तो शब्दों को शायद वो ठीक तरीके से समझ ना पा रहा हो या फिर सही से ना लिख पा रहा हो। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी वाला। डी वाला था ए और बी, जो कि पहले ही गलत हो चुके हैं, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। अब वंचित वर्ग के बच्चे कौन से होते हैं? वंचित वर्ग के बच्चे वो होते हैं जिनका विकास सामान्य बालकों की भांति नहीं हुआ होता है किसी कमी की वजह से। जैसे हो सकता है उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना हुई हो, ठीक ना रही हो, तो सामान्य बालकों की भांति उन्हें जिस अवस्था में जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से। हो सकता है उनके यहाँ गरीबी हुई हो, तो इस तरह से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लिखित कार्य देने से उनको मतलब इसका कोई हल नहीं निकल सकता। दूसरा ऑप्शन है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये ऑप्शन सही लग रहा है।
तीसरा ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। चौथा ऑप्शन है उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही निकल के आया है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं, शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशी शिक्षा वही होती है जिसमें आपके नियमित विद्यालय में सभी बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या विशिष्ट बच्चे। पहला ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि अगर उनको योग्यताओं के अनुसार अलग अलग बैठाएंगे, जैसे अलग अलग सेक्शंस में कर देंगे, ज़्यादा अच्छे बच्चों को ए सेक्शन में, उनसे थोड़ा कम बी सेक्शन में, तो इस तरीके से उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी कि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे कैटेगरी वाइज सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे ए वाला। तो पहला वाला यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा वाला है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन भी गलत है, किसी भी बच्चे को ये नहीं कहना है कि वो कुछ सीख नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो नियमित विद्यालय में समान शिक्षा, ये सही ऑप्शन लग रहा है। अगला देखते हैं, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे सबसे सही ढूंढना था, समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण ढूंढना था, तो सी वाला ऑप्शन है कि नियमित विद्यालय में समान शिक्षा सभी को देने का अधिकार है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी, ए ऑप्शन है जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे जाति की कोई बात ही नहीं हो रही है। बी ऑप्शन है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। ये भी गलत है क्योंकि लड़के लड़की में भेदभाव करना ही नहीं है, तो ये अच्छा उदाहरण कैसे हो सकता है। सी ऑप्शन है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। डी ऑप्शन है लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो ऐसा नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। आपको लड़के और लड़कियों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है, आपको जातिगत भी कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी को एक समान लेकर चलना है, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बुद्धि है, ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन एक अकेला और जातीय विचार, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, मतलब दूसरों के नकल उतारने की योग्यता, ऐसा भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। एक विशिष्ट योग्यता, हाँ एक विशिष्ट योग्यता हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा सही ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि जो है वो एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ए ऑप्शन एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो नोट लिखाकर उसे याद कराना, ये सब अब नहीं चलेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। याद कराना जहाँ भी आ जाए या फिर नोट लिखाना, तो ऐसे ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकते, अब इन पे बल नहीं दिया जाता। आपको कंठस्थ कराना, याद कराना, रटाना बिल्कुल भी नहीं है। बी ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसकी संदर्भ शिक्षिका देती है। पाठ्य पुस्तक संसाधन तो है, लेकिन एकमात्र कहा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अकेली पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है। यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं दंड से संचालित होता है। तो पुरस्कार एवं दंड ये भी नेगेटिव माना जाता है, आप पुरस्कार दंड नहीं देना है बच्चों को,
तो डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। तो बचा सी वाला, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को यही प्रदर्शित कर रहा है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो अपनी तरफ से लाइक भी करते चलें और अपने एक दो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन है, एक विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना ऑप्शन ए कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो क्षमताओं के अनुसार यानी कि क्षमताओं के अनुसार या फिर योग्यता के अनुसार किसी भी तरह की से विद्यार्थियों को अलग अलग नहीं करना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। बी ऑप्शन है, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, कभी कभी ही अलग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे, प्रतियोगिता को, स्पर्धा, इस टाइप के जो भी वर्ड आ जाएं तो वो आपको नेगेटिव होते हैं, उनको आपको टिक नहीं करना है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे निरुत्साहित भी आया है, जो कि भी नेगेटिव वर्ड है, वो भी गलत है। तो अगला ऑप्शन है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझिए। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में, यानी कि समावेशी कक्षा आप समझ ही रहे होंगे जिसमें सभी तरह के बालक एक साथ पढ़ते हैं, विशिष्ट और सामान्य सभी बालक एक साथ पढ़ते हैं। तो उसमें सहयोगी अधिगम समवयस्कों से सीखना, इसको बढ़ावा देना था। तो सहयोगी अधिगम क्या होता है, जो शिक्षार्थी होते हैं अपने ही साथ वालों सहपाठियों से ही सीखते हैं, तो उसको सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। अब इससे क्या होगा, जब आसपास से ही सीखेंगे तो एक दूसरे के विचारों को भी जान पाएंगे, एक दूसरे की त्रुटियों को भी जान पाएंगे। तो इस तरीके से सहयोगी अधिगम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले संज्ञान और संवेग के बारे में जान लीजिए। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान मतलब आपके दिमाग से संबंधित, आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं या फिर जो भी वैचारिक प्रक्रियाएं होती हैं मस्तिष्क के अंदर, तो वो संज्ञान में आएगा। संवेग क्या होते हैं? आपके मन के हाव भाव, आपके मन में जो भी भाव हैं, डर, प्रेम, घृणा, ये सब संवेग हो गया। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि संवेग यानी कि आपके मन में जो आता है वो आपके दिमाग में आने वाले विचारों को प्रभावित करता है, किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते, ऐसा नहीं होता। अगला ऑप्शन है, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। क्या ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं? ऐसा भी नहीं है। आप इससे समझिए ना, कभी कभी आप सोचते हैं कि मन की करें या दिमाग की, ठीक उसी तरह से जो दिमाग में विचार आ रहे हैं या फिर जो आपके संवेग हैं, जैसे भय, घृणा, प्रेम, इन सब में जो संवेग होते हैं, तो कभी कभी इन दोनों में असमंजस हो जाता है, यानी कि एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। अगला ऑप्शन है, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करते। ये ऑप्शन ए वाले का उल्टा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन निकल के आया है कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये था, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। एक तरफ सिद्धांत दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वर्णन दिया हुआ है, इनसे आपको मिलान करना है, मैचिंग करनी है। तो पहला दिया हुआ है, समीप दूराभिमुख दिशा। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक कोई सही है, तो उससे आपको इसको मैच करना है। तो समीप दूराभिमुखी दिशा जो होती है वो जैसे शरीर होता है केंद्र से बाहर की ओर, ये आपके विकास के सिद्धांत में आता है, ये आपका एक सिद्धांत है। तो यहाँ पे ए वाला जो है इसका 4th हो जाएगा ये। फिर उसके बाद दिया है,
सिरा पदाभिमुख दिशा। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे बालक का विकास कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये बालक है तो सिर से पैर की ओर विकास होता है, ऊपर से सिर से पैर की ओर। तो ये जो बी वाला है, सिर से पैर का क्रम, ये दूसरा वाला, तो यानी कि बी वाले का ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा है अंतर वैयक्तिक भिन्नताएं। तो यहाँ पे अंतर वैयक्तिक भिन्नताएं जो होती हैं ये बताती हैं कि मतलब जो विभिन्न बालक होते हैं उनमें भिन्न भिन्न दर से अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जैसे कि ये सी वाला है तो इसका सही हो जाएगा पहला, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है अंतरा वैयक्तिक भिन्नताएं। तो अंतरा वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, ये दो ऑप्शंस बचे हुए हैं। यहाँ पे किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पे डी का तीसरा वाला हो जाएगा। तो जो हमने मैच किया था उसमें पहले वाले का ये था, दूसरे वाले का सामने ही था दूसरा, और तीसरे वाले का पहला था। तो यानी कि हमारे सामने क्या निकल के आया, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। देख लेते हैं कहाँ पे है, ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो ये आपको ए वाला ऑप्शन ही मिल गया है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये विकास की जो विभिन्न सिद्धांत होते हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सिद्धांत दिए थे, दूसरी तरफ उनका वर्णन दिया था, आपको मिलाना था। ये सब विकास के ही सिद्धांत थे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ए ऑप्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। देखिए, आपको व्यवसाय के लिए नहीं प्रशिक्षण देना है, नहीं शिक्षा देनी है, ये आपको याद रखना है। कहीं भी व्यवसाय आ जाए या फिर आ जाए कि आगे की कक्षाओं के लिए तैयार करना है, तो वो ऑप्शंस गलत होते हैं, तो उनको पहले ही कट किया कीजिए। अगला ऑप्शन है, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में नहीं। देखिए, आपको बताया जा चुका है समावेशी शिक्षा के बारे में। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशेष बालक होते हैं, तो उनको विशेष विद्यालयों में नहीं भेजेंगे, सभी के साथ नियमित विद्यालयों में पढ़ाएंगे। तो डी ऑप्शन है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए, अभी मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो उसकी नज़र अच्छी नहीं है, वो अच्छे से देख नहीं सकता है, तो उस कक्षा में कहा जा सकता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर उस पर ख़ास तौर पे ध्यान दिया जाए कि मतलब बोलचाल की भाषा ज़्यादा यूज़ की जाए, ब्लैक बोर्ड पे कम लिखवाया जाए। तो ये सब जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं। उसकी व्यक्तिगत जो मतलब चीज़ है उसको ध्यान में रखकर, व्यक्तिगत जो उसको आवश्यकता है, उसकी पर्सनल जो नीड है उसको ध्यान में रख के हम अपने कार्यक्रम मतलब जो भी शिक्षा का कार्यक्रम है उसको जारी रख सकते हैं, साथ में उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखकर, और सभी के साथ में उसको शिक्षा देके, क्योंकि समावेशी शिक्षा में यही बात की जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। ए ऑप्शन, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। बी ऑप्शन, लिंग समरूपता। सी ऑप्शन, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। डी ऑप्शन, लड़की के लिंग की गलत पहचान। तो यहाँ पे बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, ये तो साबित नहीं हो रहा है इससे।
दूसरा ऑप्शन है लिंग समरूपता। अगर समरूपता मतलब लड़के और लड़की में बराबरी की जा रही होती तो ये ऐसा कहती ही नहीं कि तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है करेगी, यहाँ पे करेगा ही होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि लड़के और लड़कियों में अंतर करके यहाँ पे वही जो घिसी पिटी परंपराएं चली आ रही हैं उनको उन पर जोर दिया जा रहा है। डी ऑप्शन है लड़की के लिंग की गलत पहचान। तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। ए ऑप्शन, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। बी ऑप्शन, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। सी ऑप्शन, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। डी ऑप्शन, शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। जो भी इसका सही आंसर है वो नीचे जाकर लिखिए। ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जिस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। और आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में तैयार होते हुए चल रहे हैं। तो इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।